कल्पना कीजिए एक बेहद व्यस्त चौराहे की। गाड़ियां चारों तरफ से पूरी रफ्तार से आ रही हैं, लेकिन उस चौराहे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। बिल्कुल, न रुकने का कोई इशारा, न चलने की हरी बत्ती। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, गाड़ियां एक दूसरे से टकराएंगी और पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो जाएगा। सही कहा। और पता है, हमारी व्याकरण की दुनिया में ना, हमारे शब्द और विचार ठीक इन्हीं गाड़ियों की तरह हैं। हाँ, और उन्हें सही दिशा देने वाले जो ट्रैफिक सिग्नल है, वो है हमारे विराम चिन्ह। बिल्कुल। एक बहुत ही मशहूर और पुराना उदाहरण है। एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। जी। अब अगर हम रोको के बाद थोड़ा रुकते हैं ना, तो इसका अर्थ बनता है किसी को रोकना, मतलब रोको मत जाने दो। लेकिन अगर हम मत के बाद रुकते हैं तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रोको मत, जाने दो। है ना? केवल एक छोटे से ठहराव ने पूरे वाक्य की जान ही बदल दी। एकदम सही। तो आज की इस डीप डाइव में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी विषय की परतों को खोलना है। हम हिंदी व्याकरण के इन्हीं ट्रैफिक सिग्नल्स को समझेंगे। जी, और हमारे सामने जो स्रोत है वो प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु द्वारा बताए गए 20 नियमों की एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। बिल्कुल, और ये चर्चा बिल्कुल शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये चिन्ह क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। मतलब ये हमारी भाषा को दुर्घटनाग्रस्त होने से कैसे बचाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मन में एक सहज सा सवाल आता है कि व्याकरण में इन नियमों और चिन्हों की जरूरत ही क्या है? देखिए, वो जो आपने रोको मत जाने दो वाला उदाहरण दिया ना, वो एकदम सटीक जगह चोट करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे पास अपनी बात समझाने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं। जैसे? हमारी आवाज की पिच ऊपर नीचे होती है। आंखों के हाव भाव होते हैं। बिल्कुल। और हम स्वाभाविक रूप से सांस लेने के लिए बीच बीच में रुकते भी हैं। लेकिन जब हम उसी बात को एक सपाट कागज पर उतारते हैं तो वो सारी शारीरिक अभिव्यक्ति गायब हो जाती है। एकदम सही। कागज पर कोई आवाज नहीं होती। इसलिए लिखते समय उस ठहराव, उस भावना को वापस लाने के लिए जिन आकृतियों का सहारा लिया जाता है, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जी, और कामता प्रसाद गुरु ने ऐसे ही 20 चिन्हों की पहचान की है जो हिंदी भाषा के ढांचे को खड़ा करते हैं। ये बात सच में सोचने वाली है कि कागज की उस खामोशी को आकार देने के लिए ही इन चिन्हों का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे तंत्र को समझने की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, ठहराव से। हाँ, अगर हम उसी ट्रैफिक सिग्नल वाले रूपक पर वापस लौटे तो रुकने के भी स्तर होते हैं ना। हाँ, कभी हम बस गति धीमी करते हैं, कभी कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, और कभी पूरा इंजन ही बंद कर देते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि व्याकरण में भी ठहराव का पैमाना होता है। ठहराव का पैमाना मतलब इसे कैसे नापा जाता है? इस पैमाने को हम एक सीधी रेखा की तरह देख सकते हैं जिस पर समय अवधि के अनुसार चिन्हों को रखा गया है। पैमाने के सबसे निचले स्तर पर आता है अल्प विराम। अच्छा, जिसे आम बोलचाल में कॉमा कहते हैं। जी, ये सबसे कम ठहराव को दर्शाता है। पैमाने के बिल्कुल विपरीत छोर पर पूर्ण विराम खड़ा है, जहां सबसे अधिक ठहराव की जरूरत होती है। बिल्कुल, पूर्णता का प्रतीक है। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है अर्धविराम। मतलब अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव। हाँ, कॉमा से ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम। तो ये तीनों चिन्ह कम से लेकर सबसे अधिक ठहराव तक की यात्रा को स्पष्ट करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक टाइमिंग का खेल है। चलिए सबसे पहले अल्प विराम और पूर्ण विराम के उपयोग को विस्तार से समझते हैं। जी। अगर अल्प विराम यानी कॉमा की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इसका उपयोग तब होता है जब और का बोध हो। हाँ, जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि सचिन और सौरभ और कपिल खेलने गए। ये तो सुनने में काफी थकाने वाला लगता है। और पढ़ने में भी ना, ये पाठक के दिमाग पर बेवजह का बोझ डालता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं सचिन, सौरभ और कपिल खेलने गए, तो अल्प विराम उस अतिरिक्त और को हटा देता है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि और शब्द को हटाकर अल्प विराम लगाना वाक्यों को छोटा और प्रभावी बनाता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। इससे शब्दों के बीच एक साफ सुथरी सीमा रेखा खिंच जाती है। सही कहा। इसके अलावा जब तिथियां लिखनी हो, जैसे 26 जनवरी 2024, तब भी इसका प्रयोग होता है, ताकि तारीख और साल आपस में न उलझें। जी। और जब कोई वाक्य हाँ, नहीं या सचमुच से शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद भी अल्प विराम आता है। अच्छा, ये तो हो गया सबसे छोटा ठहराव।
अब पैमाने के दूसरे छोर पर चलते हैं, पूर्ण विराम। ये तो काफी सीधा है ना, वाक्य पूरा हुआ और पूर्ण विराम लगा दिया। हाँ, इसका मुख्य काम तो यही है, जब वाक्य पूर्णता से खत्म होता है, जैसे रमेश ने चित्र बना दिया है। बात पूरी हो गई। जी, लेकिन इसका एक और उपयोग भी है। दोहा, छंद या चौपाई की प्रथम पंक्ति के अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। ओहो, मतलब साहित्य में भी इसका खास महत्व है। बिल्कुल। अब आते हैं उस स्थिति पर जहां लोगों को सबसे ज्यादा उलझन होती है, मध्यवर्ती ठहराव। हाँ, पूर्ण रूप से रुकने और बहुत कम रुकने के बीच की स्थिति। मैं बात कर रहा हूं अर्धविराम और उपविराम की। मतलब लोग अक्सर इनमें भ्रमित क्यों होते हैं? अगर वाक्य के बीच में रुकना ही है तो अल्पविराम क्यों नहीं लगा देते? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, अर्धविराम का उपयोग तब किया जाता है जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव चाहिए हो। अच्छा। ये अक्सर किंतु, परंतु, इसलिए जैसे शब्दों के पहले प्रयुक्त होता है। एक सटीक उदाहरण दूं? हाँ बिल्कुल। वह बात तो करता, किंतु मौका नहीं मिल पाया। तो यहाँ किंतु से पहले जो अर्धविराम है वो वाक्यों को जोड़ रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ होता है उपविराम, जिसे न्यून विराम भी कहते हैं। इसका क्या काम है? इसका उपयोग तब होता है जब किसी बात पर विशेष बल देना हो या आगे जानने की इच्छा हो। मतलब ये वाक्यों को जोड़ता नहीं है? नहीं, ये एक तरह का स्पॉटलाइट है। ये अक्सर शीर्षकों के साथ प्रयोग होता है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया। क्या बात है! मतलब अर्धविराम वाक्यों को जोड़ता है और उपविराम किसी बात पर बल देता है। बहुत ही स्पष्ट अंतर है। जी। अब हम ठहराव के पैमाने से आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह केवल रुकने के लिए तो नहीं होते ना, वे भावनाओं और सवालों को भी आकार देते हैं। बिल्कुल। इसके लिए भावनाओं को आकार देने वाले चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उपयोग तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हाँ, लेकिन जो दूसरा चिन्ह है ना, विस्मय या संबोधन चिन्ह, हाँ, वो खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु। जी, वो बहुत ही बहुमुखी है। ये हर्ष, शोक, करुणा, भय और विस्मय प्रकट करने के लिए उपयोग होता है। जैसे जब हम कहते हैं, वाओ, कितना सुंदर दृश्य है। एकदम सही। लेकिन साथ ही आशीर्वाद देने या किसी को संबोधित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, आशीर्वाद देने के लिए? हाँ, जैसे आप चिरायु हों, यहाँ भी विस्मय चिन्ह ही लगता है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब जब भावनाएं तीव्र हों तो ये चिन्ह काम आता है। बिल्कुल। चलिए, अब शब्दों और वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले चिन्हों की ओर चलते हैं। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। ये दोनों देखने में एक जैसी रेखाएं लगती हैं, लेकिन इनकी लंबाई में अंतर होता है। हाँ, मैं यही ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि इनकी लंबाई का ये दृश्य अंतर शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने में मदद कर सकता है। सही कहा। योजक चिन्ह छोटा होता है, ये दो शब्दों को जोड़ने के काम आता है, जैसे माता पिता। और निर्देशक चिन्ह? निर्देशक चिन्ह योजक से थोड़ा लंबा होता है और इसका उपयोग संवाद या विवरण देने के लिए होता है। संवाद देने के लिए, जैसे नाटक वगैरह में? हाँ, जैसे अध्यापक, तुम कल स्कूल नहीं आए। यहाँ जो डैश है वो निर्देशक चिन्ह है। हाँ, ये लंबाई का अंतर याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। अब संवाद की बात निकली है तो किसी अन्य व्यक्ति की बात को पाठ में कैसे प्रस्तुत किया जाए? इसके लिए उद्धरण चिन्हों का उपयोग होता है, यानी कोटेशन मार्क्स। हाँ, लेकिन इसमें भी दोहरा उद्धरण और इकहरा उद्धरण होता है। जी, दोहरा उद्धरण तब इस्तेमाल होता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो। मतलब कोई बदलाव नहीं? एकदम नहीं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पूरा वाक्य दोहरे उद्धरण में आएगा। और इकहरा उद्धरण चिन्ह? इसका उपयोग किसी उपनाम या उपाधि के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें लिखना हो निराला, तो हम उसे इकहरे उद्धरण में रखेंगे। समझ गया, मतलब विशेष नामों को उभारने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, कभी-कभी लिखे गए पाठ में अतिरिक्त जानकारी या भाव जोड़ने की भी आवश्यकता होती है? हाँ, और इसके लिए कोष्ठक का इस्तेमाल होता है। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट? जी, अर्थ को स्पष्ट करने या पात्र के भाव और अवस्था को बताने के लिए। जैसे स्क्रिप्ट्स में होता है? एकदम सही। जैसे विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए ठहर जा। यहाँ क्रोध से कांपते हुए कोष्ठक के अंदर है। जी, और इसी तरह विवरण चिन्ह भी होता है। ये कब इस्तेमाल होता है? आगे कोई सूचना या विवरण देने के लिए। जैसे वचन के दो भेद हैं और फिर आगे विवरण आ जाता है।
ये तो हो गए स्पष्टीकरण के चिन्ह, लेकिन लिखते समय जगह बचाने या संपादन के भी कुछ शॉर्टकट होते हैं ना? हाँ, कामता प्रसाद गुरु ने इसके लिए लाघव और लोप चिन्ह बताए हैं। लाघव चिन्ह, वो छोटा सा गोला? जी, इसका काम है शब्दों का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करना, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर लिख देना। ये तो समय बचाने का बहुत बढ़िया तरीका है। और दूसरा है लोप चिन्ह, जिसे हम अक्सर ... कहते हैं। हाँ, जो वाक्य का कुछ अंश जानबूझकर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। और पता है, ये लोप चिन्ह पाठ में रहस्य या अधूरापन पैदा करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। अच्छा, कैसे? जैसे एक उदाहरण है, मैं सामान ले आऊंगा पर ... तो यहाँ वाक्य अधूरा छूट गया, जिससे एक रहस्य पैदा हो गया कि आगे क्या हुआ होगा। एकदम सही। क्या बात है। अब संपादन करते समय गलतियों को सुधारने और महत्वपूर्ण बातों को उभारने की बात करते हैं। इसके लिए पाद चिन्ह और हंस पद का प्रयोग होता है। पाद चिन्ह यानी अंडरलाइन। हाँ, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करने के लिए। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्धोपन्यास है, यहाँ गोदान के नीचे रेखा होगी ताकि उस पर तुरंत ध्यान जाए। और हंस पद, इसे त्रुटिबोधक भी कहते हैं ना? जी, लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो उसे दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। वो उल्टे वी जैसा चिन्ह। हाँ, जैसे अगर हमें लिखना था राम जाता है, लेकिन हम लिख बैठे राम है, तो बीच में हंस पद लगाकर ऊपर जाता लिख देंगे। बिल्कुल, बिना काट छाट के गलती सुधर गई। कमाल है। अब हम पन्नों के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक पृष्ठ या पूरे लेख के अंत में इस्तेमाल होने वाले चिन्ह। जी, इसमें आता है टीका या तारक सूचक। वो जो छोटा सा सितारा या तारा होता है? हाँ, किसी शब्द पर टिप्पणी देने के लिए पृष्ठ के नीचे स्पष्टीकरण के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और लेख खत्म होने पर? तब समाप्ति सूचक का प्रयोग होता है। एक डैश, छोटा ओ और फिर डैश। ये लेख या अध्याय के बिल्कुल अंत में दर्शाने के लिए होता है कि पाठ समाप्त हो गया है। ये तो हो गए 20 चिन्ह, लेकिन स्रोत बताते हैं कि व्याकरण की सीमाओं से परे जाकर ध्वनि और गणितीय समानताओं का दर्शाने वाले कुछ विशेष चिन्ह भी होते हैं। हाँ, जैसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये वो एस जैसा दिखने वाला चिन्ह है ना? बिल्कुल, शब्दों को खींचकर बोलने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे जब हम ओम बोलते हैं तो उसे OSSM लिखते हैं, ताकि पता चले कि ध्वनि को लंबा खींचना है। और गणितीय चिन्ह? तुल्यता बोधक, समानता या अर्थ दिखाने के लिए। जैसे अशिक्षित बराबर अनपढ़। एकदम सही। और एक पाद बिंदु भी होता है, भाग करने या विषय को विभाजित करने के लिए। जैसे 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया। हाँ, हालांकि इसका हिंदी प्रयोग बहुत कम होता है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को अब समेटते हैं। अगर हम कामता प्रसाद गुरु के इन 20 चिन्हों को देखें तो इन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल। पहला ठहराव, दूसरा भाव, तीसरा संयोजन व विस्तार, और चौथा संपादन व अन्य। तो अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए विचार देना चाहूंगा। जी, कहिए। यदि वाक्यों से ये ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह हटा दिए जाएं, तो क्या शब्दों के अपने अर्थ बाकी रहेंगे? या फिर सारा अर्थ केवल इन ठहरावों और चिन्हों में ही छिपा है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। तो बिना डरे व्याकरण के नियमों का अभ्यास कीजिए। शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए ये चिन्ह किसी दोस्त से कम नहीं है। इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।